नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिवानी जी की सुप्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी रथ्या। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहुत डरते डरते विमल ने बंद द्वार पर दस्तक की। शहर के उस सीमांत स्थित भव्य बंगले को ढूंढने में वह एक बार धैर्यच्युत होकर लौटने ही लगा था कि चौराहे के पान वाले ने कुटिल बंकिम स्मिथ से पूछा था, चौखंबा बिल्डिंग तो नहीं ढूंढ रहे हैं बाबूजी? उस सामने खड़े पीपल के दाहिनी ओर मुड़ जाइए। वह जो एक पतली सी कच्ची सड़क गई है, वह ठीक उसी बिल्डिंग तक जाती है। पर आपका स्कूटर वहां नहीं जा सकता, पैदल ही जाना होगा आपको। पान वाले के उस बंकिम कुटिल स्मिथ का रहस्य फिर स्वयं ही दूसरे दिन स्पष्ट हो गया था। सचमुच ही उस पतली धूल भरी कच्ची सड़क को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि ऐसी आडंबरहीन झुग्गियों से घिरी गली का समापन ऐसी भव्य चकाचक चमकती नई इमारत की देहरी पर होगा। 4 विशाल स्तंभों पर टिके होने के कारण ही शायद उसका नाम चौखंबा पड़ा था। उसने जेब से डायरी निकाली, एक बार फिर नाम पढ़ा और आश्वस्त होकर सीढ़ियां चढ़ गया। प्रत्येक सोपान पर पैर रखते ही उसकी आंखों में वर्षों पूर्व देखा गया वसंती का चेहरा तैर गया। टखनों तक का जीर्ण मलिन मक्खी बेल लगा नीली क्रेप का पहाड़ी झगुला, कमर में बंधी ओढ़नी, जटाओं में उलझे कुंचित केश। काठ की चमकती पाटी को कांख में दबाए वह स्कूल जाने लगती तो नित्य उसके द्वार पर खड़ी होकर अपनी पतली बंशी सी आवाज में टहूकती, वैद्यज्यू चूरन। और फिर एक हाथ से नथुना मूंदे पूजा रथ हरदत्त वैद्य जी का पारा चढ़ जाता। मर जा करमजली, तुझे बाग ले जाए, रोज आकर पूजा में बिघन डालती है। तेरे मुर्दे बाप ने रखा है यहां मुफ्त का चूरन, जा भाग। पर वह निर्लज्ज हंसती तब तक हाथ फैलाए खड़ी ही रहती जब तक वैद्य जी उसकी हथेली पर अपने अनारदाने की शीशी से थोड़ा चूरन निकाल कर न रख देते। दिवंगत मित्र विष्णुदत्त की उस अनाथ दुहिता के प्रति उसके दुर्वासा से क्रोधी पिता का कैसा स्नेह है, यह विमल खूब जानता था। एक बार वह अचानक ही बीमार पड़ गई थी। उसकी बुआ के जेठ इलाहाबाद से एक बड़ा सा तरबूज ले आए थे। वसंती के पहाड़ी जीवन का वह पहला तरबूज था। सुना छोकरी छिलके सहित उस पहाड़ से तरबूज का अर्धांश खा गई। बस संध्या होते ही उसे कै और दस्त आने लगे। रोती कलपती जीवंती बुआ ने आकर उसके पिता के पैर पकड़ लिए थे। सारी रात उसके पिता वहीं बैठे रहे थे। न जाने कौन कौन से अर्क पिलाकर उन्होंने उस अनाथ मित्र पुत्री को मृत्यु के मुंह से खींच लिया था। वसंती के पिता ने उसके जन्म के दूसरे ही वर्ष नैनीताल के ताल में कूदकर आत्महत्या की थी। जुए में सर्वस्व हार कर उसके पाषाण देवी के पास तालाब में कूदने की खबर तीसरे दिन उसके गांव पहुंची तो विक्षिप्त जवान पत्नी भी आधी रात को अपने ही आंगन में लगे सेब के पेड़ की डाल पर फांसी के फंदे में लटक गई। तब से अनाथ भतीजी को पालने उसकी दीर्घांगी विधवा जीवंती बुबू भाई के गांव में आकर रहने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव की बुआ बन गई। ग्राम के किसी भी ग्रह का कोई संस्कार बुबू की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। कन्या का विवाह होता तो बुआ अपनी पुष्ट हथेली से दही में सूजी फेंट कड़ाही भर घी में अपने ऐतिहासिक सुडौल सिंगल पकाने बैठ जाती। अरे लड़की की ससुराल में जब ये भेंटुड़े के सिंगलों की पोटली खुलेगी, सब बिना बताए ही जान जाएंगी कि किसके हाथ के बने हैं। वे गर्व से स्वयं अपने मुंह अपना बखान करती मिनटों में लाल लाल कुरकुरे सिंगलों का स्तूप संवार देती। तिल और पीठे के समधी समधिन बनाने में उनका परिहास रसिक चित्त पद पद पर अपनी मौलिक सूझ का परिचय दे पूरे निमंत्रित नारी समुदाय को गुदगुदा देता। कभी गुड़ तिल सम्मिश्रण से निर्मित समधिन के पुतले को अत्यंत हास्यास्पद बना देती तो कभी समधिन का टेढ़ा मुंह बना उसके तिर्यक स्मित को बीड़ी खोस संवार देती। अजी अब तो सुना देश में बसे पहाड़िए गुड़ तिल की जगह बूंदी के समधी समधिन बनाने लगे हैं।
पर कुछ भी कहो, समधी भड़वा तो काले ही तिल में खिले हैं। फिर अपनी बृहन्नलाओं की सी मोटी आवाज में वैसी ही तालियां बजाकर गाने लगती। समधी देखो बांका निराला है रे। समधी देखो आगे से मुखड़ा चंदा सा चमके, पीछे से देखो तो काला है रे। समधी देखो। जीवंती बुबू के इन्हीं आनंदी लटकों पर पूरा ग्राम मुग्ध था। अकरमंड जुआरी भाई पुत्री के नाम एक धेला भी नहीं छोड़ गया था। फिर भी जीवंती बुबू को अनाथ भतीजी और स्वयं अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं रहती। ग्राम के नाना आमोद उत्सवों से ही अपनी अपूर्व अंगुलियों का चमत्कार दिखा वे पर्याप्त समृद्धि बटोर लेती और आराम से पैर पसार कर साल भर खाती रहती। उस पर आंगन के जिस डेलिसस सेब के पेड़ से अभाग्नि भ्रातृवधू झूलकर मरी थी, वह अब तक निपुता बांझ पेड़ उसकी फांसी के फंदे का स्पर्श पाते ही कल्पतरु सा फलने लगा था। एक एक सीजन में यह बौना सा पेड़ देव दुर्लभ फलों की गरिमा से दोहरा हो उठता। मजाल थी कि कोई एक सेब तो जीवंती बुबू की आंख बचाकर टपका ले। टोकरियों में भर भर कर जीवंती उसे स्वयं जलना के साहब की कोठी में पहुंचाती। हीरे की कदर आखिर जौहरी ही करता है। वह उदार फिरंगी साहब उन अनमोल सेबों का मुंहमांगा मोल चुका देता और जीवंती चूल्हे के नीचे गड़े लॉकर में वह धनराशि भी सेंध कर रख लेती। जीवंती बुबू की पाक कला की नैनीताल, अल्मोड़ा, रानी खेत तक ऐसी ख्याति थी कि विवाह का अटाला संभालने उन्हें बड़े आग्रह से न्योता जाता। अरे कौन जाए नैनीताल, वे स्वभावानुसार बड़बड़ाने लगती। बड़े आदमी हैं तो अपने घर के होंगे। जीवंती को कौन ऐसी पड़ी है कि इस माघी ठंड में अकड़ने नैनीताल जाए चूल्हा फूंकने। फिर बिशुनवा जो यह ढोल लटका गया है मेरे गले में, इसे किसके पास छोड़ूं? मेरे रहते ही जब इसके लिए गांव भर के उलाहने सुन सुनकर कान पक गए हैं, तो जाने पर तो यह हुंडेल और बमकेगी। बुआ के घुटनों से चिपकी वसंती बड़ी दुष्टता से मंद मंद मुस्कुराकर कहती, देख लेना जड़जा, अभी तुमसे ऐसा कह रही है पर जाएगी जरूर। और दूसरे ही दिन लोग देखते, कांख में मलिन पोटली और पहाड़ी थुल्ला दबाए मोर पंखी से नाक मुंह मूंद जीवंती बुबू बसंती का हाथ थामे बस की प्रतीक्षा में खड़ी है। कहो बुबू, अपना भूरा थैला बांध लिया कमर में? कहीं ऐसा न हो कि जल्दी में यहीं छूट जाए। फिर अपना डेली भत्ता कैसे लाओगी? स्कूल जा रही उदंड छोकरों की टोली का अगुआ मदनुआ हाक लगाकर कहता और टोली का सम्मिलित ठहाका पूरी घाटी को गुंजा देता। उधर बुबू धृष्ट छोकरे की 7 पुश्तों को एक साथ कोसने लगती। अरे इसी भूरे थैले का कफन पहले डालूंगी तेरे बड़बाप राधा रमन काने पर, फिर तेरे बाप भैरव दत्त पर, समझा? बड़ा आया मुझ राण रड़कुली से मजाक करने वाला। मैं क्या तेरी साली सलझ हूं छोकरे? उस भूरे थैले के ऐतिहासिक महत्व से पूरा गांव परिचित था। अनेक दरबे सुरंगों की जेबों वाले उस भूरे थैले को किसी तरह सटकाकर एक दिन यही मदनवा स्कूल ले आया था। पूरे स्कूल में फिर उस दिन उसने उस थैले का अस्तर उलट उसके उधर स्थित उन अद्भुत कपड़े की तिजोरियों का प्रदर्शन किया था। इसे ही कमर में बांधकर हमारे दाज्यू की रत्याली की पूड़ियां पकाने बुबू जब हमारे चौके में आई, वह कहने लगा तो उनका पेट पीठ से सटा था। जब पकाकर उठी तो बाप कसम यारो, गुस्से में फूली शेही का सा मोटा पेट लग रहा था उनका। किसी जेब में मुट्ठी भर छोली के मेवे ठुसे थे, किसी में पक्की पूड़ी कचौड़ियां, किसी में लड्डू, और दोनों पैरों के बीच लटकी जेब में ठोस जमा घी ठूस ठास कर भर लाई थी बुढ़िया। पेट की थैली में बच्चा ठूसे कंगारू की जो तस्वीर है ना हमारी भूगोल की किताब में, एकदम वैसी ही लग रही थी। यार कोई आसपास 3-4 लकड़ियां जलाकर रख देता तो मजा आ जाता। टप टप कर सारा घी चूकर सब पोल खोल देता। पर बुबू के मुंह के सामने किसी को कुछ कहने का साहस नहीं होता। दूर दूर की बिरादरी में प्रत्येक विवाह यज्ञोपवीत
चूड़ा कर्म में उन्हें बड़े आग्रह से न्योता जाता। और क्या करेंगी, थोड़ी पूड़ियां मेवे ही तो भरेंगी अपनी भूरी थैली में, पूरी पंगत तो खिला ही देंगी। साथ में वसंती का रहना अनिवार्य था। उस दुबली पतली कंकाल सी देह में भी विधाता ने शायद उसकी बुआ की सी ही कोई सर्वभक्षी भूरी थैली फिट कर दी थी। लड़की खाने बैठती तो खाती ही चली जाती। कभी कभी तो स्वयं गृह स्वामिनी को ही टोकना पड़ता। पेट अपना ही समझकर खाना वसली, शादी ब्याह का घर है, कहीं तुझे फिर हैजा न हो जाए। फिर भी जीवंती बुबू उसे दूध पिलाने के लिए निर्लज्ज आग्रह करने से नहीं चूकती। तुम तो जानती हो बहू, मैं दूसरी बार अन्न नहीं खाती। लोटा भर दूध फेंक देना मेरे सिर पर, एक गिलास इसे भी दे देना बहू। लड़की का हाजमा कमजोर है, वैसे तो इसके गले का छेद भगवान ने शायद सुई से बनाया है, कुछ छिरता ही नहीं इसके गले में। इतना खा पीकर भी पता नहीं वसंती के शरीर की मरुभूमि सी सूखी धरनी कैसे सब सोख लेती थी। सफेद रक्तहीन चेहरा वैसे का वैसा ही सफेद बना रहता। बुभुक्षित बड़ी बड़ी आंखों में पूरी पकवान देखते ही तृष्णा की सहस्त्र तरंगें उद्वेलित होने लगती। पंगत की पत्तल बिछती तो वह पहली पत्तल छाती से चिपकाकर पूड़ियों की प्रतीक्षा में बैठ जाती। धूल भरे घुंघराले भूरे बालों को जिस दिन जीवंती बुबू कड़वा तेल डाल सुलझाकर नन्ही नन्ही गढ़वाली लटियों को कसकर एक संभलित चुटिया में बांध गुलाबी ऊन का फुंदना गूंथ देती, उस दिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरल दृष्टि न जाने कैसी अस्वाभाविक लगने लगती। असल में उस व्यक्तित्व की सृष्टि ही उदासीन सज्जा में खिलने के लिए हुई थी। जिस दिन उस गोरे उज्जवल चेहरे पर कालिक की एक रेखा या अंगुली पर स्याही का बड़ा सा धब्बा न होता, उस दिन वसंती अधूरी अटपटी लगती। धूल से सने केश, फटी बास्कट में उभरी हड्डियां, कमर में बंधा मलिन ओढ़नी का फूहड़ फेंटा, प्रत्येक में उसके उद्दंड मौलिक कैशोर्य की अक्षत सौंधी भांज की अनोखी ही छटा रहती। गांव की अधिकांश लड़कियों से उसकी स्थायी कुट्टी थी। स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता होती तो वह स्कूल के खरगोश से तेज धावक मदनुआ को भी पछाड़ देती। लहंगा घुटनों तक उठा वह स्वयं हाफ पैंट बना, ऐसी भागती कि लगता एक नन्हा नीला बिंदु ही भागता सहसा अपनी ही तीव्रता में विलीन हो गया है। ककड़ी का मौसम आता तो वह घर में गस्सा भी न तोड़ती। अपने बस्ते में नमक मिर्च की पुड़िया बांधकर घर से निकलती और जब लौटती तो मोटा डंडा लिए जीवंती बुबू देहरी पर ही उसका स्वागत करने बैठी रहती। आजा छोकरी, आज तेरी सब ककड़ियां एक साथ निकाल दूं। 5 घरों से तेरी शिकायत आई है और कोई नहीं मिला अभागी जो अपने जीवन दाता वैद्य जीव की बगिया में ही सेंध लगा आई। कौन साला कहता है मैंने उनके खेत की ककड़ी चुराई। वसंती की भाषा भी उसके आचरण के साथ साथ कदम मिलाकर चलती थी। कहेगा कौन, खुद उनके बिमल नंद ने तुझे फुल्लियोड़ चुराते देखा है। मैं तो मर गई शर्म से। क्या कहते होंगे बड़े वैद्य, उस दिन सारी रात तेरे सिरहाने बैठ दवा खिलाते रहे और एक तू है बेशरम कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। दिन प्रतिदिन उद्दंड होती जा रही दुर्दांत वसंती की शैतानियां आवारा लफंगे पेशेवर गुंडों की सी होती जा रही थी। कभी किसी की बछिया खोलकर पूरा दूध पिलवा देती, कभी किसी कटीली झाड़ी की छतरी में बड़े कौशल से दुबक कर घास का गट्ठर ले लौट रही घसियारिनों को दोपती रहती। क्लांत घसियारिनें हंसी की घंटियां सी बजाती चट्टान के पास बोझा टिका पास के नाले में पानी पीने जाती और तेज हवा के झोंके सी बसंती चट से बाहर निकल चट्टान से एक गट्ठे को प्राणों तक चेष्टा से तीखी घाटी में धकेल देती। प्रत्येक झाड़ी को तीखी लकड़ी से कोंचा जाता, लता गुल्मों के गहन तोड़नों को झकझोरा जाता, पर वसंती वहां कहाँ मिल सकती थी। अपनी पतली पतली लंबी टांगों से भागती वह किसी ऊंचे उद्यत पेड़ की डाली पर जंगली बिल्ली सी पसर जाती और मन ही मन मुस्कुराती। अब अपनी छाती पीटकर रो रही होगी सड़ियल पिरुली। मैंने भी कैसा ठीक पहचाना उसके गट्ठर को, कैसे लड़ने गई थी उस दिन बुबू से।
कहती थी तुम्हारी भतीजी ने ही मेरी ककड़ी चुराई है। कैशोर्य भी जैसे उस दुर्दांत किशोरी के अंगों का स्पर्श करने में झिझक गया था। जहां उसकी समवयस्नी अन्य किशोरियां कमर के फेंटे को खोल बड़ी संभ्रम शालीनता से सिर पर बांध स्वेच्छा से ही बास्कट ढांपने लगी थी, वहीं पर वसंती अभी भी वही अल्हड़ बालिका बनी रह गई थी। एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया। जब कभी हरदत्त वैद्य घर पर नहीं होते, वह विमल के सामने ही नित्य की याचना में हथेली फैलाकर खड़ी हो जाती, छोटे वैद्य चूरन। उस दिन भी जब विमल अपनी दीर्घ शिखा हिला हिलाकर अपनी मोटी सी पुस्तक के सूत्र रट रहा था, छोकरी न जाने किस खुली खिड़की की सलाखों में अपनी दुबली छड़ी सी देह छिरकाकर छिपकली सी भीतर आई थी। वैद्यजू चूरन, उसकी पतली आवाज ने विमल को बुरी तरह चौंका दिया। वसंती उसकी अपदस्थता देख जोर से हंस पड़ी। बाप रे बाप, ऐसे क्यों चौंक पड़े वैद्य? मैं क्या बाघ हूं जो तुम्हें खा जाऊंगी? विमल ने अपनी मोटी पुस्तक औंधा कर दी और बिना कुछ कहे चूरन की शीशी लेने उठ गया। वह जानता था कि बिना चूरन लिए छोकरी कभी टलेगी नहीं। पिता की अनुपस्थिति में उस बिट्टे भर की छोकरी की उपस्थिति उसे सूखे पत्ते सा ही कंपा देती थी। औंधाई पुस्तक खोलकर वह दृष्टा जोर जोर से पढ़ने लगी। ओ बाप रे बाप, कैसे कैसे नाम है रोगों के! छीरा लसक, पारगर्भिक, महापद्म, परवा नुपलव, तालुकंटक। बस यही रोग शायद मुझे भी हो रहा है छोटे वैद्य। देखो, ठीक यहां दर्द हो रहा है कल रात से। कुछ खा भी नहीं पा रही हूं। दोनों घुटनों पर अपनी दुबली कलाइयां टेक, मुंह खोल चूरन की शीशी हाथ में लिए विमल के सामने वह पल भर में मरीज बन गई। ले चूरन और भाग जा वसली। देख नहीं रही है मैं पढ़ रहा हूं। चील सा झपट्टा मारकर उसने विमल की चौड़ी हथेली से चूरन ले मुंह में भर लिया। फिर चटखारे ले लेकर कहने लगी, क्या बढ़िया दाढ़ी मास्टक बनाते हैं बड़े वैद्य। और जो भी सीखो, इसे बनाना जरूर सीख लेना यार। छी छी वसली, संस्कारी विमल ने उसे झिड़क दिया। कैसे बोलना सीख गई है तू? छी! क्यों, क्या कहा मैंने? उसने बड़े भोलेपन से पूछा। फिर प्रश्न की जिज्ञासा स्वयं ही स्पष्ट होकर उसकी पतली नाक की झुर्रियों में बिखर गई। ओह, समझ गई, मैंने यार कहा तुमसे, यही ना? बुबू भी यही कहकर टोकती हैं। अच्छा बताओ तो छोटे वैद्य, यार कहने में भला क्या दोष? अच्छा जा भाग, देख नहीं रही है मैं पढ़ रहा हूं। विमल ने फिर पुस्तक खोल पढ़ने का व्यर्थ उपक्रम किया। वसुली क्षण भर पूर्व मुंह खोलकर उसके एकदम निकट आ गई। उस सिरफिरी छोकरी की अद्भुत देह परिमल से उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। मैल की चिरंतन दरारों से सदा म्लान रहने पर भी उसका गौरवर्ण न जाने किस अद्भुत सुगंध से कस्तूरी मृगसा ही महकता था। बिना उसकी ओर आंख उठाए वह जोर जोर से पढ़ने लगा। अजमोथा, लवण, हरितकी, शुंठी, पिपली, इनके चूर्ण का सेवन मध्य तक्र पेय या उष्ण जल से करें। हाय मैं मर गई, कह वसंती भयग्रस्त चीख के साथ खड़ी हो गई। क्या हो गया? देखो देखो, बिच्छू है शायद। हाय इजारी, मैं अब क्या करूं? रुक जा, मैं देखता हूं। ऐसे क्यों चीख रही है? हमारे यहां तो बिच्छू दिन रात छत से टपकते रहते हैं, पर जरा भी विषैले नहीं है। कुछ नहीं होगा। कहाँ काटा है देखो। पर वह देखता, इससे पहले ही उसने अपनी ढीली लाल छींट की कुर्ती उतार जमीन पर दूर पटक दी। वह देखो, वह रहा बिच्छू, आतंक से उसने कहा। सहम कर अपनी ओढ़नी लपेट ली और पलटकर रो पड़ी। सचमुच ही उसकी कुर्ती पर दर्पित डंक उठाए एक रक्तहीन नन्हा सा बिच्छू तेजी से चल रहा था। हाथ की मोटी पुस्तक की थप से उसके उद्धत डंक को नत कर विमल वसंती की रुलाई से हतप्रभ हो उठा। स्वर में भरसक नमी लाते हुए उसे आश्वस्त किया। मार दिया, अब क्यों रोती है? रोती हुई वसुली को देखकर वह फिर सहसा गौर कंधों और चंपई पीठ की स्फटिक सी धुति को पहली बार इतने निकट से देख
उसका चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया। यौवन के अस्पष्ट हस्ताक्षरों को स्वामिनी ने भले ही न पहचाना हो, तरुण दर्शक की व्रीड़ा उसके गालों पर अबीर बनकर बिखर गई। वह मूर्ति सी ही खड़ी थी, जागेश्वर के शिव मंदिर में चंद्र राजाओं की स्थापित मूर्ति सी। सहसा विमल का संसारी चित्त भय से कांप उठा। कहीं इसी बीच उसके क्रोधी बाबू आ गए तब? ले पहन ले, मैं अभी दवा ढूंढ कर लाता हूं। बिना आंख उठाए ही उसने कुर्ती झटक कर थमा दी और दवा ढूंढने भीतर चला गया। जब लौटा तो पूरी तरह दबी ढकी सहमी, दोनों घुटने टेक कर सिसकती उस निरीह वसूली के लिए उसका कलेजा न जाने कैसे उमड़ने लगा। ले, यह गंधक का लेप है, लगा ले, अभी विष उतर जाएगा। विमल ने उसकी ओर डिबिया बढ़ा दी। पीठ में काटा है, मैं अपने हाथ से कैसे लगा लूं? उसने होंठ फुलाकर कहा और उसकी ओर पीट कर फिर हाथ पीछे कर कुर्ती की यवनिका कुछ ऊपर खिसकाकर खड़ी हो गई। वृश्चिक दंश गोरी पीठ पर एक बड़ा सा दाना बनकर उछल गया था। विमल दवा लगाने लगा तो उसका हाथ कांपने लगा, ठीक जैसे दूधिया पहाड़ी डांसी पर्वत पर हाथ फेर रहा हो। कैसी मुलायम चिकनी पीठ थी, जैसे नए विलोए मक्खन की दली हो। ठीक उसी क्षण हरिओम कर डकार लेते बड़े वैद्य की क्रमशः निकट आती स्वर लहरी का आभास पा वसंती बिल्ली सी उछल फिर उन्हीं सलाखों से बाहर कूद गई। इतने वर्षों में न जाने कितनी बार विमल अपने नीरस क्लांतिकर जीवन के अंधेरे क्षणों को अतीत के उस क्षणिक मधुर स्पर्श के उजाले से संवारता आया था। उस दृश्य को क्या वह चिता चढ़ने तक कभी भूल सकता था? फिर उसी वर्ष जीवंती बुबू उसकी कुंडली लाकर विमल के बाबू के पैरों में डाल गई थी। अब मुझे तुम ही उबारोगे बड़े वैद्य। इस अनाथ छोकरी को तुमने बचपन से ही मोह लगाया है, तुम्हारी ही सेवा करेगी। अगर कभी भी चूकी तो जागनाथ की सौं, अपने इन्हीं हाथों से इसे कोशी में न ढकेल दिया तो जीवंती नाम नहीं। विमल की कुंडली से साम हो गया तो समझूंगी घर बैठे चारों धाम कर लिया है। भीतर के कमरे में बैठ विमल का हृदय धड़ाधड़ धड़कने लगा था। अच्छा, रख जा जीवी, रात को मिलाकर देखूंगा। साम्य हो गया तो मुझे कैसी आपत्ति? जैसे विष्णु की बेटी वैसे मेरी। पर विमल को अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो। वैदगी पढ़ ले तब देखी जाएगी। हाँ, हम वागदान दे देंगे। बस वही तो कह रही हूं, मुझे कौन सी जल्दी है। देख तो रहे हो छोकरी की गढ़न, 17 की हो गई पर लगती है 12-13 की अल्हड़ छोकरी। दूसरे दिन पहली बार वसंती चूरन मांगने नहीं आई। वैसे उसे खिड़की से छिपकर विमलानंद ने बुआ के साथ कहीं जाते देख लिया था। एक ही दिन में उसकी चपल गति कितनी बदल गई थी। कमर का फेंटा खोल ओढ़नी से सिर ढांप वह नजर झुकाए चुपचाप चली जा रही थी। मां की मृत्यु के पश्चात विमल पिता के कमरे में ही सोता था। हाथ की पुस्तक से चेहरा ढक वह उस दिन कनखियों से अपनी और वसंती की कुंडलियों में उलझे पिता के क्रमशः गंभीर होते चेहरे को निरंतर देख रहा था। उनका गंभीर चेहरा देख ही वह जान गया कि कुछ बन नहीं रही है। फिर स्वयं पिता ने ही अवांछनीय स्थिति स्पष्ट कर दी। राम, मैंने सोचा था साम्य हो गया तो हां कर दूंगा। कभी इसी के बाप की दया से मैं वैद्य बना था। उसी ने मेरे बनारस जाने का पूरा खर्चा उठाया था, फीस भरी थी। पर क्या करूं, 2 कौड़ी की ग्रह स्थिति है छोकरी की, उस पर साम्य भी नहीं हो रहा है। भरपूर नाड़ी वेद षडाष्टक योग पड़ रहा है। जानबूझकर तुम दोनों को कैसे गहरी नदी में धकेल दूं? विमल के जी में आया बाप के पैर पकड़कर कह दे, ढकेल दो बाबू, खुशी से ढकेल दो। कैसी भी गहरी नदी क्यों ना हो, हम दोनों एक दूसरे को खींच खींच कर पार कर लेंगे। और फिर दूसरे ही दिन वसंती की कुंडली खोटे सिक्के सी फेर दी गई थी। वसंती उनके यहां फिर कभी भूल कर नहीं आई। जब कभी रास्ते में भी मिलती भन्नाकर तीर सी निकल जाती, जैसे सारा दोष विमल का ही हो। उसी वर्ष फिर अचानक घट गई उस दुर्घटना ने
वसंती को सदा के लिए राहु सा ग्रस लिया। अल्मोड़ा में पहली बार एक सर्कस पार्टी आई थी। दूर दूर के गांव से लोग सर्कस देखने टूट पड़े थे। एक तो पहली बार पहाड़ में हाथी आया था। लोग कहते थे साक्षात गणेश देवता पधारे हैं। पहले शो के टिकट बिकने से पहले ही श्रृंखलाबद्ध गजराज के सम्मुख चढ़ावे का ढेर लग जाता। गांव वाले सर्कस देखने चले तो जीवंती बुबू भी वसंती का हाथ थाम साथ हो ली। 3 दिनों तक निरंतर 3-3 शो देखकर भी जीवंती बुबू का मन नहीं भरा। ऐसा आनंद तो उन्हें पूर्ण कुंभी मेले में भी नहीं आया था। चंचल वसुली बार बार भागकर शेर के पिंजड़े के सामने खड़ी हो जाती। जिस नरभक्षी के भय से उसकी गांव की प्रधानियां 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और जो उसकी परी सी सुंदरी काकी को उसके 20 तोले के सोने चांदी के जेवर समेत पान के पत्ते सा चबा गया था, उसका वह पिंजड़े में विवश बंदी रूप उसे मुग्ध कर गया। सहसों से हृदय में धधक रही काकी के प्रतिशोध की ज्वाला उस पिंजड़े के सम्मुख खड़ी होते ही जैसे स्वयं शांत हो जाती थी। कैसी मूछें थीं और कैसी रेशमी अयाल। हु ले ले कहकर वह अपनी पतली गोरी अंगुलियां चमका, चूड़ियां छनका उसे ऐसे पुचकार कर चिढ़ाती जैसे अपनी भेड़ बकरियों को पुचकार कर बटोरती थी। फिर वनराज की क्रुद्ध गर्जना का प्रत्युत्तर सुन वहीं पर हंस हंस कर दोहरी हो जाती। दूर खड़ा विमल एक दिन बड़ी देर तक उसकी यह चुहल देखता रहा। फिर इधर उधर कोई परिचित चेहरा न देख धीरे से जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वह चौंक कर थर्रा गई। मूर्ख! फुसफुसाहट के साथ ही उसके अधर भी एक पल को वसंती के गोरे कान की पतली तोड़ी से सट गए। पिंजड़े से ऐसे सटकर मत खड़ी हो। जानती नहीं सुंदरी पहाड़िनों को देखकर वनराज की कैसी लाज टपकती है। कैसे खाया था तेरी काला ढोंगी की काकी को। तब से तुझे भी मुंह में रख लेगा, समझी? जाओ जी छोटे वैद, बातें मत मारो। एक और शेर के सामने तो निसंकोच खड़ी हो गई थी। वह तो हाथ बढ़ाकर छू भी नहीं सका था मुझे, डरपोक। और फिर स्फीत नासा रंध्र से बारूद का सा धुआं उगलती वह तीर सी निकल गई थी। थोड़ी ही देर में विमल ने देखा सर्कस की काठ की बनी दर्शक गैलरी के सबसे ऊंचे सोपान पर वह राजमहिषी सी तनकर बैठी है। विमल ठीक उसी के सामने की सीढ़ी पर चढ़कर बैठ गया और पूरे 3 घंटों तक वह उसी चंद्रबिंब को एकटक देखता रहा। यही उसके जीवन की वह अंतिम अमृत घूंट थी। दूसरे ही दिन सर्कस के खेमे में सहसा मातम छा गया था। न जाने किस कोघड़ी में सर्कस दल ने पहाड़ी गुच्छी की सब्जी बनाकर खा ली और उसी विषैली सब्जी ने आधे सर्कस को ही निष्प्राण कर दिया। एक दूसरे को सटासट चाबुक मारकर दर्शकों को बेइंतहा हंसाने वाले तीनों बौने जोकर, ऊंचे ऊंचे झूलों से पटापट टपकने वाली अनोखी छोकरियां, शेर को आग के छल्ले से कुदाने वाला रिंग मास्टर, सबकी अर्थियां एक साथ उठी और दूसरे ही दिन सर्कस के तंबू उखड़ मरघट का सा सन्नाटा छा गया। उधर अचानक जीवंती बुबू चीखती चिल्लाती, बाल नोचती, छाती पीट रही थी। वसु वसु वसुली रे, तू कहाँ गई मुझे छोड़कर? अब परलोक में विषणुआ को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगी? वसंती क्या सचमुच खो गई थी? पूरा गांव उसे सर्कस के निर्जन अहाते में ढूंढ ढूंढ कर थक गया। वसंती कहीं नहीं मिली। बुबू का कहना था, हो न हो छोकरी को सर्कस का बाघ खा गया है। 2 बार पिंजड़े के पास से खींचकर लाई थी बेटा। वे सुदीर्घ रुतन से लाल सूजी आंखों को पोंछती विमल से कहने लगी, मैं जानती थी एक दिन ऐसा ही होगा। जिस दिन यह जन्मी उस दिन मुझे सुबह से ही छींकें आने लगी थी। पहले मेरी वे कुलच्छनी छींकें इसके बाप को ले गईं, फिर इसकी मां को, और आज इसे। अतीत की अभिशप्त छींकों से ही अनाथा भतीजी का रहस्यमय विलुप्ति का समाधान कर रोती कलपती बुबू घर लौट गईं। 10-15 दिन तक अलोप हो गई भतीजी का मातम मना वे फिर अपनी ऐतिहासिक भूरी थैली लेकर किसी विवाह के अटाले का कार्यभार संभालने
रानी खेत निकल गईं। किंतु विमल न जाने कैसे जान गया था कि वसंती के पलायन के पीछे उसके रिश्ते के लिए पिता अस्वीकृति का ही हाथ था। इधर वह न जाने कैसी गुमसुम हो गई थी। फिर सर्कस के झूलों पर उल्टी लटकने वाली छोकरियों से उसे बातें करते, हंसते फुसफुसाते विमल कई बार देख चुका था। मन ही मन उसे कुढ़न भी हुई थी। हो न हो वे ही सर्कस की बेहया बिरादरी उसे फुसलाकर बहका ले गई थी। उसके जाने के बाद विमल को अपना गांव जागेश्वर के महाशमशान सा लगने लगा था। कभी कभी आधी रात को सामान्य सी आहट भी उसे चौंका देती। क्या पता अभी अंधकार को चीरती उसके सम्मुख अपनी दुबली हथेली का कर पात्र फैलाकर वंशी सी आवाज में वह टहूक उठेगी, छोटे बैद चूरन। एक एक कर पूरे 7 वर्ष बीत गए। वसंती को पूरा गांव लगभग भूल चुका था। जीवंती बुबू तो हरिद्वार जाकर उसकी क्रिया भी कराई थी। इन 7 वर्षों में विमलानंद का जीवन अलकनंदा के तीव्र प्रवाह में बहते लकड़ी के तने की ही भांति बहता कहां का कहां पहुंच चुका था। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका छोड़ा गया कर्ज चुकाने में ही बेचारे की पढ़ाई छूट गई। अधूरे वैद्य का उस ग्राम में क्या भविष्य हो सकता था। इसी से किसी भांति प्राइवेट परीक्षाएं पास कर वह ग्राम की ही पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक बनकर रह गया था। मृत्यु से पूर्व बड़े वैद्य उसकी गृहस्थी बसा गए थे। देखने में लड़की साधारण है विमल, पर रूप को मैं कभी महत्व नहीं देता। तेरी माँ भी तो सांवली थी। लड़की खाते पीते घर की है। तू लोगों के भड़काने में मत आना। बाप ने दहेज में 2 भैंसें भी देने का वायदा किया है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र विमल जब 2 भैंसों के साथ साथ तीसरी भैंस को भी विदा कर घर पहुंचा तो औरतें आंचल में मुंह छिपाकर हंसने लगीं। मुंहफट जीवंती बुबू ने तो बहू का घूंघट उलटते ही अपनी भतीजी का प्रतिशोध ले लिया। वाह बड़े वैद्य, कैसे सजीले राजकुमार से विमल की बधिया बैठा दी। वैद्य जी, अब तुम्हारी पोथी में कोई नाक की हड्डी उठाने का नुस्खा लिखा हो तो आजमा डालो बहू पर। मुझे तो नाक की जगह 2 दूल्हे ही दूल्हे, मतलब छेद ही छेद नजर आए। घर की याद आ रही है क्या? उसने नौवधू की सांवली खुरदुरी हथेली को अपने हाथ में लेकर प्रणय निवेदन की भूमिका बांधने की फूहड़ चेष्टा की तो वह अपनी वही बैल की सी आंखें झुका फिक्क से हंस दी थी। विमलानंद की सजल मूल जिन सरितन नाही सी प्रणय धारा वहीं पर सूख गई। किंतु सुरसती का गृहिणी रूप उतना ही उज्जवल था। भोर होते ही दूध दूहना, भैंसों को खोलकर चराना, मक्खन बिलोना वह पलक झपकते ही कर लेती। उस पर बंजर खेत उसके पटु हाथों का स्पर्श पाते ही सोना उगलने लगे। ससुर को वह हाथों ही हाथों उठाए फिरती। पति का दुबला पतला शरीर भरने लगा, कंधे तन गए, कृश चेहरा भर गया। और जिस वर्ष वह पहली बार पिता बना उसी वर्ष 7 वर्ष तक ग्राम के लिए मर खप चुकी वसंती सहसा धूमकेतु सी प्रकट हो गई। स्वयं तो अभी भी विलुप्त ही थी, किंतु उसके हाथ का पत्र जीवंती बुबू के नाम आया तो पूरा गांव बौरा गया। हाफती गिरती पड़ती जीवंती बुबू विमलानंद के पास ही पत्र पढ़वाने आई थी। स्कूल से लौटकर विमल नवजात शिशु को गोद में लिए कलई के गिलास में चाय पी रहा था। ले पढ़ दे बेटा, तूने ठीक ही कहा था, वसंती कभी मर नहीं सकती। बहुत ही सुंदर चिकने भोजपत्र से नीले रंग के पतले रेशमी कागज पर उस सुंदर लिखावट को देखते ही विमलानंद का धड़कता कलेजा मुंह को आ गया। कभी उसने इसी गोठ में निंगाल की कलम से उसे सुलेख लिखने को दिया था। ईश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। आज भी ठीक उसी के अक्षरों की अविकल नकल उतार दी थी छोकरी ने। मेरी प्यारी बुबू, वसली का पाए लागन, तेरे आशीर्वाद से मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी नौकरी पा गई हूँ। मोटर, नौकर, रसोईया सब कुछ है, पर अभी रमते जोगी और सांप की तरह मेरा भी कोई घर नहीं बन पाया। तुझे रुपया भेज रही हूँ। एक पार्सल भी भेजा है। गांव में सबसे मेरा पायलागन कहना।
बड़े बैद जी और छोटे बैद जी से भी। तेरी वसंती। 3-4 बार उस चिट्ठी को पढ़कर बुबू आंसू पोंछती पत्र सहित पूरे गांव की परिक्रमा कराई थी। 3 दिन तक पूरे गांव ने बुबू की सी ही उत्कंठा से उस पार्सल की प्रतीक्षा की थी। इसी से पूरे गांव की उपस्थिति में ही वह पार्सल खोला गया। क्या क्या भेजा था लड़की ने। एक गरम शॉल, 2 रेशमी साड़ियां, सलूके की फलालैन, 4 सूती साड़ियां और थैले भर मेवे। साथ में एक छोटा सा पैकेट था। ऊपर लिखा था, छोटे वैद्य जी के लिए। देखा, भूली नहीं है छोकरी। बुआ का कंठ वात्सल्य गहवर से छलछला उठा। प्राण जो बचाए थे तेरे बाप ने, विमलानंद को भूलेगी भी कैसे। देखूं देखूं, खोल तो क्या भेजा है। फिर जीवंती ने स्वयं ही लपक कर बुत से खड़े विमलानंद से पैकेट छीन खोल दिया। सतरंगी चूड़ियां छनछनाकर बिखर गईं। तेरी बहू के लिए भेजा है शायद। आहा, क्या बात है दिल्ली की चूड़ियों की। कैसे रंग बिरंगे नग जड़े हैं। विमलानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि भेजने वाली ने चूड़ियां उसकी बहू के लिए नहीं, उसी के लिए भेजी हैं। अतीत के व्यर्थ प्रेम निवेदन की व्यथा को तब क्या इतने वर्षों में भी भूल नहीं पाई थी वसंती। फिर तो प्रत्येक महीने वसंती का मनी ऑर्डर आने लगा। जीवंती बुबू वर्षों से ब्याजू रुपया चलाती थी। अब उनकी और धाक जम गई। बहुत बड़ी नौकरी कर रही है लड़की। वे गर्व से हाथ हिला हिलाकर कहती, लिखा है अभी उसे लाट कमिश्नरों की तरह महीने में 20 दिन बाहर ही रहना पड़ता है। इसी से तो मुझे नहीं बुला रही है। जहां मौका लगा खुद आकर ले जाएगी या अपने किसी चपरासी को मुझे लिवाने भेजेगी। लिखा है अब तुम्हें गांव में अकेला नहीं रहने दूंगी बुबू। चिंता मत करो, चारों धाम करा तुम्हें गंगा में मनचाही डुबकियां लगवा दूंगी। पर बेचारी चारों धाम की तीव्र अतृप्त आकांक्षा लिए ही एक दिन चल बसी। उनके काठ के कलमदान से मनी ऑर्डर के कूपन ढूंढ बसंती का पता लगाने की चेष्टा भी व्यर्थ गई। अंत में जीवंती बुबू के रिश्ते के जेठ को बुला उन्हीं से क्रियाकर्म करवाया गया। वे ही गुदड़ी में सिलकर छिपाई गई बुबू की संपत्ति की भी तृतीय गति कर गए। उनकी मृत्यु के 15 दिन बाद वसंती का मनी ऑर्डर आया और विमलानंद ने ही अपनी प्रौढ़ लिखावट में एड्रेसी डेट लिख मनी ऑर्डर भेजने वाली के नाम लौटा दिया। इस बार उसने मनी ऑर्डर देख वसंती का पता डायरी में उतार लिया। उसी वर्ष वह सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का राज्य पुरस्कार ग्रहण करने जब लखनऊ गया, तब विस्मृति की न जाने कौन सी सनक उसे उसी पते का सूत्र थाम दिल्ली खींच ले गई। द्वार पर लगी नन्ही घंटी के अस्तित्व से सरल विमलानंद अनभिज्ञ था। इसी से उसने सहमी अंगुलियों से द्वार पर दस्तक दी, पहले हल्की फिर कुछ जोर से। कौन है? वंशी सी उस पतली आवाज ने सहसा उसकी स्मृति की अर्गला झकझोर कर खोल दी। चाहने पर भी वह मुंह खोलकर अपना नाम नहीं ले पाया। कौन है? घंटी नहीं बजा सकते क्या? झल्लाकर प्रश्न पूछने वाली ने द्वार खोला और उस तेजस्वी मूर्ति को देखते ही विमलानंद को लगा वह घातक भूल कर बैठा है। न जाने किसके घर में घुस आया था अभागा। बेचारे का दोष भी नहीं था। उस दिन उसके स्थान पर वसंती की जीवंती बुबू भी खड़ी होती तो शायद वे भी आपाद मस्तक बदल गई अपनी भतीजी को नहीं पहचान पाती। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी के चौड़ी जरी का सुनहला रंग उसके शरीर के उजले दूधिया रंग को अस्ताचल के गुलाबी सूर्य की आभा से ही रंग गया था। कानों में रंगीन कंदील से जगमगाते गार्नेट के झुमके थे। कंठ में मेल खाती वैसी ही गार्नेट की तिल्ली, उसी रंग के प्रलेप से रंजित अधर। एक हाथ में गार्नेट का कंकड़, दूसरी कलाई में घड़ी का फीता बांधती बाहर निकली थी। लगता था कहीं जाने की तैयारी में थी। दूसरी ओर थी उस राजसी वेशभूषा का विरोधाभास प्रस्तुत करती उत्तराखंड के उस सरल ग्राम पाठशाला के संस्कृत अध्यापक की निराडंबर वेशभूषा। पहाड़ी पट्टा का खुरदुरा बादामी कोट घने बालों की स्वाभाविक तरंगों के बीच
संस्कारों की सजग प्रहरी बनी नन्ही गांठ लगी शिखा, धूल सने जूते, हाथ में पत्नी की साड़ी की लाल कन्नियों को जोड़कर बनाया गया थैला। बेचारे ने द्वार खोलने वाली तेजस्विनी गृहस्वामिनी को एक ही बार देखकर आंखें झुका लीं। क्षमा कीजिएगा, मैं मकान भूलकर इधर भटक गया हूं। इसी बीच एकटक देख रही वसंती उसे पहचान चुकी थी। उसकी घबराई मुख मुद्रा देख वह ठठाकर हंस पड़ी। थैले सहित उस भोले परमहंस अतिथि को दोनों हाथों से भीतर खींच फिर उसने जो किया उसके लिए बेचारा विमलानंद एकदम ही प्रस्तुत नहीं था। वसंती अपने कोमल बाहु बंधन में बांधती उसे जिस कमरे में ले गई उसका वैभव उसके लिए कल्पनातीत था। तख्त पर गुदगुदा गद्दा, उजली चादर, सतरंगी गद्दियां, मखमली गांव तकिया, झाड़ फानूस और हल्के नीले प्रकाश में सोने सी चमकती पीतल की आदमकद मूर्तियां। छोटे वैद्य, उसे खींचकर वसंती ने गुदगुदे गद्दे पर बिठा दिया। फिर उसके दोनों घुटने थाम वह उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं जानती थी एक दिन तुम ऐसे ही चुपचाप आकर मेरे द्वार पर खड़े हो जाओगे। याद है जब उस दिन मैं शेर के पिंजड़े के पास खड़ी थी, तुमने ऐसे ही चोरों की तरह आकर मुझे चौंका दिया था। वसुली, तुमने कहा था, मूर्ख, पिंजड़े से ऐसे सटकर मत खड़ी हो। जानती हो सुंदरी पहाड़ियों को देख वनराज की कैसी लार टपकती है। टप से उठाकर तुम्हें मुंह में धर लेगा। छोटे बैद, वही आज मैं तुमसे कह रही हूं। तुम भी आज खुली शेरनी के सामने खड़े हो। सावधान रहना छोटे बैद। वह फिर हंसी, पर विमलानंद नहीं हंस पाया। न जाने कब की पढ़ी पंक्तियों को कोई उसकी झुकी आंखों के आगे लिखता जा रहा था। हे पथिक, निदाघ का यह मध्याह्न है। घाम अत्यंत असह्य हो उठा है। इस दशा में पथ पर चलना असंभव है। अब तुम इस सुंदर बिटप के एकांत शीतल कुंज तले विश्राम करो। तुम एकाकी हो और मैं तरुणी हूं। साथ ही संयोग से यह प्रपा भी शून्य निर्जन है। तरुणी होने के कारण मैं कुछ भी कहने में स्वभावतः लज्जा का अनुभव कर रही हूं, परंतु तुम स्वयं चतुर हो। कलोचित करणी अकरणी का तुमको ज्ञान है। क्यों छोटे बैद, क्यों कांप रहे हो ऐसे? ठंड लग रही है क्या? आंखें खोलकर देखो वैद्य जी, आज मैं पीठ पर दवा लगाने को नहीं कहूंगी। उसने फिर खिलखिलाकर हंसी के मीठे मंजीरे बजाए। तू इतना बदल गई वसुली, मैं पहचानता भी कैसे? और तुम? चंचल कटाक्ष से उसे बींधती वसंती ने एकदम पास सटकर अपनी नुकीली ठोड़ी उसके घुटनों पर टिका दी। तुम नहीं बदले क्या छोटे बैद? लगता है तुम्हारी बहू ने खूब जमकर सेवा की है तुम्हारी। क्यों? नुकीले चिबुक का स्पर्श जैसे उसे तप्त अंगारे सा दाग गया। क्यों जी छोटे बैद, कैसी है मेरी सौत? गोरी या काली? बोलती क्यों नहीं? किसकी लड़की है? रिठगढ़ के रामदत्त सिरिश्तेदार जी की। विमलानंद की आंखें अभी भी घुटनों पर टिके उस चंद्रबिंब को स्थिर दृष्टि से नहीं देख पा रही थी। इस बार वह स्वयं चौंक कर दूर हट गई। हाय राम, उनके तो एक ही लड़की थी सुरसती। राम रे राम, छोटे बैद, क्या वही चेपड़ी जुटी तुम्हें? फिर सहसा विमलानंद के उदास रुआंसे चेहरे को देख उसने स्वयं बातों का पैतरा बदल लिया। कैसी मूर्ख हूं मैं। देखो तो, ना चाय के लिए पूछा, ना हाथ मुंह धोने के लिए। आओ उठो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना लाऊं। एक सरसरी दृष्टि से अतिथि के धूल भरे चमरौंधों को देख वह अलमारी खोलने उठी तो विमलानंद कटकर रह गया। अपने धूल भरे जूतों पर पड़ी उस महिमामयी की पहनी दृष्टि उसे स्वयं अपने गाल पर खींचकर मारे गए झापड़ सी ही तिलमिला गई। पिछले 3 वर्षों में न वह अपने 2 पुत्रों के लिए गरम कोट बनवा सका था, न पत्नी के लिए गरम सलूका। उधर बेचारी को दूसरे पुत्र के जन्म के पश्चात न मेवे ही खिला सका, न पंजीरी। इसी से इधर उसे बराबर मंद ज्वर लगा रहता था। गांव की बड़ी बूढ़ियों ने कहा था, बेटा विमलानंद, इसका परसूत बिगड़ गया है, दशमूला रिष्ट बनाकर पिला इसे।
दोनों पुत्रों के लिए कोट का कपड़ा खरीद उसने 10 मूल की सामग्री खरीदी। चाय के बंडल, रेवड़ी, गजक में ही पुरस्कार का बृहत अंश निकल गया। इसी से चौराहे पर बैठे एक मोची से उसने पुराने जूतों में ही नया हाफ सोल लगवा उनका कायाकल्प कर लिया। तब उसे क्या पता था कि क्षणिक सनक में उड़ता वह विस्मृत प्रेयसी को देखने दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके जाते ही इधर उधर भीरू दृष्टि से देख विमलानंद ने अपने धूल सने जूते पर्दे के पीछे खिसका दिए। गुसल खाने गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, यह गुसल खाना था या महल? बड़े से दर्पण में अपना सहमा सफेद चेहरा देख वह धरती में गड़ गया। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह बाहर निकला तो वसंती रुमाल में चाय का गिलास लपेटे खड़ी थी। मेज पर न जाने कैसे कैसे व्यंजन सजाकर रख दिए थे उसने। एक चांदी की तश्तरी में मेवे, मिठाई, नमकीन और फलों के स्तूप के शिखर पर रसीले अंगूरों का गुच्छा। विमलानंद की आंखों में नन्हे भोले पुत्र का चेहरा तैर गया। 15-20 दिन पहले जब वह उसे गोद में बिठाकर ईसप की खट्टे अंगूर वाली कहानी सुना रहा था तो अपने देवदूत से चेहरे को उसने अपने पिता की ओर उठाकर पूछा था, अंगूर क्या बहुत मीठे होते हैं बाबू? हमारे काफल से भी मीठे। ठीक ही तो कहा था। बेचारे की नन्ही जिह्वा का परिचय पहाड़ी फलों तक ही तो सीमित था। लो चाय पीकर देखो, कैसी बढ़िया बनाई है। मोटे लाल पर्दों को चीरती संध्या की प्रगाढ़ लालिमा पूरे कमरे को रंग चुकी थी। फुरफुर करती 3-4 चिड़ियां झाड़ फानूस के झुमकों पर बैठ उन्हें टुन टुन कर हिला गईं। चौंक कर विमलानंद ने पहली बार वसंती को ठीक से देखा। इसी बीच वह अपनी रेशमी साड़ी और गहने शायद उतार आई थी। एक नीले रेशमी बाहहीन झब्बे से निकली उसकी गोरी बाहों पर विमल की दृष्टि नगीने सी स्थिर हो गई। मनी ऑर्डर पर तुम्हारी राइटिंग मैंने देखते ही पहचान ली थी। बेचारी बुबू, उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा। सोचती ही रही होगी कि मैं उसे एक दिन अपने पास बुला लूंगी, पर यहाँ कैसे उसे बुला सकती थी? कैसे? वह जैसे स्वगत भाषण में एक पल को विमलानंद की उपस्थिति को भी भूल बिसर गई थी। क्या हुआ था? बीमार हुई थी क्या? उसने फिर चौंक कर पूछा। नहीं, बड़ी अच्छी मौत पाई। सुबह नहीं उठी तो हमने समझा ठंड के मारे नहीं उठ रही हैं। उस दिन बेहद बर्फ गिरी थी। बड़ी देर बाद मैं ही गया तो देखा ऐसी शांत पड़ी हैं जैसे सो रही हूं। बाद में तकिया उठाया तो भारी लगा और फिर गुदड़ी में भी कागज फड़फड़ाए। मुझे कुछ संदेह हुआ। पंचों के सामने ही सीवन उधेड़ी गई। पूरे 2000 के नोट और रेजगारी निकली। उन्हीं के जेठ ने क्रिया करी और वे ही रुपया भी ले गए। मुझे याद करती थी क्या? बहुत। जब मैं जाता तुझे ही याद करती थी। कहती थी एक बार मुझे उसके पास पहुंचा दे। अरे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। गीली आंखों को मुंह फेर कर पोंछ वह एक बार फिर अपनी आनंदी मुद्रा में लौट आई। क्या मेरे घर में भी खाने का परहेज कर रहे हो छोटे बैद? नहीं नहीं, परहेज अब कहाँ रह गया। वह तो बाबू की बरसी के बाद ही छूट गया। मुझे क्या याद नहीं है? कड़कती ठंड में भी बड़े वैद्य जी तुम्हें कैसे एक पतली धोती पहनाकर संध्या की कवायद में गूंद कर रख देते थे। उसी बीच में जानबूझकर चूरन मांगने पहुंच जाती तो तुम अपने बको ध्यान के बीच अपना गायत्री जाप भूल भाल कनखियों से मुझे ही देखते रहते। सब याद है मुझे। वह जोर से हंसी और उसमें वर्षों से दबी चिंगारी दब से सुलग उठी। पूरे कमरे में अंधेरा रेंग आया था, फिर भी बसंती ने बत्ती नहीं जलाई। विमलानंद के पैरों के पास बैठकर वह अपनी पूरी कहानी सुना चुकी तो स्तब्ध विमलानंद का हाथ न जाने कब गहन सहानुभूति की प्रेरणा से खिंचा उसके कोमल केशों को सहलाने लगा था। तुम मुझे ऐसे न ठुकराते छोटे बैद तो शायद मैं उस दिन अपना इतना बड़ा सर्वनाश न करती। जिस दिन मुझे बिच्छू ने काटा उसी दिन से तुम मुझसे जानबूझकर खींचे खींचे रहने लगे थे।
मैं आती तो तुम अपनी संध्या के बीच एक बार भी आंखें खोलकर मुझे न देखते। मैं कितनी देर तक खड़ी रहती। आंसुओं से मेरी आंखें अंधी हो जाती थीं। मैं सोचती, हाय, क्या यह वही छोटे वैद हैं जो मुझे बार बार देखकर भी नहीं अघाते थे। एक हाथ से नाक के नथुने दाब, तुम दूसरे हाथ में जनेऊ लपेटे पत्थर बने बैठे रहते। मुझे लगने लगा मैं उस गांव में रही तो कभी कुछ अनर्थ कर बैठूंगी। उधर बड़े बैद जी ने भी बुबू से साफ साफ कह दिया, विमलानंद का रिश्ता वसंती से कभी नहीं हो सकता। नाड़ी वेद षडाष्टक योग निकला था। विवाह हुआ तो हम दोनों एक दूसरे को विषैले नाग नागिन के दंत क्षतों से निष्प्राण कर देंगे। काश ऐसा ही हुआ होता छोटे वैद। उसकी उत्तप्त दीर्घ निश्वास विमल के दोनों घुटनों को अवश कर गई। उसके सिर पर धरा विमल का हाथ पीपल के पत्ते सा थर थर कांप रहा था। शेर भालुओं के पिंजड़ों के बीच मुझे छिपाकर वह मद्रासी मैनेजर जानबूझकर ही बहुत दूर ले गया था। पहले कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बंबई। पहले पहल मुझे तंबू के भीतर ही 7 तालों में बंद कर रखा गया। कहीं पुलिस मेरे नाम का वारंट लेकर आ गई तो उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैं नाबालिग न होने पर भी एकदम बच्ची लगती थी। इसी से उन्होंने मुझे रात को कभी बाहर नहीं जाने दिया। सर्कस के मैनेजर मुत्थु स्वामी की पत्नी कृष्णम्मा मुझे अपनी 3 लड़कियों के कमरे में सुलाती थी। तीनों बहनें मुझे कमरे में ही बड़े धैर्य से अपनी सर्कस विद्या सिखाती। उनका कहना था कि मेरा शरीर रबर सा लचीला था। काम सीख लेने पर मैं एक दिन उन सबको बहुत पीछे छोड़ जाऊंगी। हुआ भी ऐसा ही। मैं धीरे धीरे गहन आत्मविश्वास से ऐसी घातक छलांगें लगाने लगी कि हमारे गांव के लंगूर भी मुझे देख लेते तो शायद लजा जाते। वह हंसकर पल भर को रुकी, फिर उचक कर विमलानंद के पास बैठ उसने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया। शायद उस कठिन बाहुपाश के अभयदान के बिना वह अपने दुर्भाग्य का अगला परिच्छेद उसे सुना नहीं पा रही थी। जिस दिन मेरा खेल होता उस दिन विशेष घोषणा की जाती। ईरान की जादुई प्लास्टिक गर्ल, जिसका अंग प्रत्यंग रबर के गुलेल की ही तरह खिंच अपने अचूक निशाने के कंकड़ से आप सबके हृदय पर सीधी चोट करेगा। सावधान, कमजोर दिल वाले मेहरबान यह तमाशा न देखें। मैं आती और दर्शक मेरे दुसासी प्राणों की मनौतियां मांगने लगते। मैं हवा में उछलती कूदती आग के छल्ले से सरसराकर निकल जाती। गरजते शेर की अयाल के साथ हंस हंसकर अपनी चोटी गूंथती और प्रशंसा की तालियों से सर्कस का पूरा पंडाल गूंज उठता। मुत्थु स्वामी मुझे बेटी बेटी कहकर पान के पत्ते सा फेरते। उनकी पत्नी से मैं कहती थी, अम्मा। अम्मा मुझसे अपनी पुत्रियों से भी अधिक लाड़ लड़ाती। मैं अपने सरल पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भूल चुकी थी। तुम्हें तो पता ही है मेरी बुबू की अंगुलियों से कैसा रस टपकता था। पर सच कहती हूँ छोटे वैद, मेरा अकृतज्ञ चित्त एक बार भी उनके बनाए सिंगल या डुबुक भात के लिए नहीं तरसा। चटपटे सांभर और इमली के रस में बने खट्टे रसम की नवीन महिमा ने ही मुझे मोह लिया। अम्मा कहती, भगवान ने मुझे लड़का दिया होता वसंती तो मैं तुझे अपनी बहू बना आंखों में मूंद कर रखती। मैं बड़े आनंद से ही थी छोटे वैद कि मेरी स्नेही अम्मा को एक दिन सर्कस का शेर खा गया। नित्य की भांति वे उसे दुलारने गई तो दुष्ट ने उन्हें दबोच लिया। उधर वह पालतू भेड़ सा शेर कई दिनों से विचित्र हरकतें करने लगा था। जैसे ही मैं दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए उसके गले में बाहें डालती, वह विचित्र भारी आवाज में गुर्राने लगता। एक दिन तो उसने मेरी बाहों के अपने गले में पड़ते ही मुझे दबोचकर स्वयं अपनी बाहों में ले लिया और उसी अनचीनी आवाज में गुर्राने लगा। सच कहती हूँ छोटे वैद, मेरे हाथ पैर भय से ठंडे पड़ गए। पर कृष्णम्मा उस खेल के समय निरंतर अपनी सुनहली जोधपुरी ब्रीचेज और अतलस का लाल चोंगा पहने हंटर लिए खड़ी रहती। उनकी एक ही गर्जना उस 9 फुटे शेर को अचल बना देती थी। उस दिन भी उन्होंने गरज कर कहा, नको नको, और वह दुम दबाकर नित्य की भांति
मेरी चोटी के साथ अपनी सुनहली अयाल गुथवाने लगा। पर उस दिन खेल खत्म होते ही अम्मा ने मुझसे हंसकर कहा था, वसंती, तू जो रोज 3-3 शो में इसके गले में बाहें डालकर इतराती है, उसी से हमारा यह वैरागी वनराज भी संसारी बनना चाहता है शायद। बचकर रहना वसंती, बहुत नक्शेबाजी मत दिखाना, कभी चट से उठाकर तुझे मुंह में धर लेगा। पर मुझे नहीं धरा दुष्ट ने, धरा अम्मा को। मुत्थु स्वामी तो जैसे पागल हो गए। अपनी बंदूक उठाकर उन्होंने हत्यारे को स्वयं सजा दी, फिर अपने ही हाथों से बुलंदी पर चमक रहे अपने सर्कस का स्वयं विसर्जन कर दिया। अपनी तीनों पुत्रियों के साथ मुझे लेकर चले गए अपने जन्म स्थान वाल्टेयर। उनके सहसा कठोर बन गए अनुशासन में हम चारों बुरी तरह ऊबने लगी थीं। रात रात जागरण के अभ्यस्त हमारे उत्साही हृदय सर्कस के बैंड, संगीत, दर्शकों की भीड़ और उनकी प्रशंसा में गूंज उठी तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट के लिए तरसने लगे। स्नेही मुत्थु स्वामी का स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा और शक्की हो गया था। न हमें कहीं उठने बैठने देते, न स्वयं कहीं जाते। संध्या को हम चारों को लेकर समुद्र तट पर घुमाने ले जाते और वहां घंटों चुपचाप बैठ समुद्र को ऐसे देखते रहते जैसे उसकी उदार तरंगे उनकी कृष्णम्मा को कभी उनके पैरों में डाल जाएंगी। इसी बीच उन्हें दूसरा धक्का लगभग निष्प्राण कर गया। उनकी बड़ी पुत्री डिंकी एक दिन उनके कठोर अनुशासन को अंगूठा दिखा अपनी दोनों जुड़वा बहनों मिंकी पिंकी को साथ लेकर भाग गई। कभी हमारे सर्कस ने उसकी उन 2 जुड़वा बहनों के अद्भुत व्यक्तित्व के मूलधन से पर्याप्त समृद्धि बटोरी थी। दोनों की सूरत, शक्ल, उठना बैठना, आवाज एकदम एक सी थी। एक को छिपा दो और दूसरी को निकाल लो। जब दोनों एक से ऊंचे ऊंचे रेशमी फ्रॉक और रेशमी जांघियां पहनकर स्टेज पर आती तो हमारा बौना जोकर हंस हंसकर उछलने लगता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अद्भुत स्वामी जुड़वा बहनों से मिलिए। जब पैदा हुई तो दोनों की कमर टांगें एक दूसरे से जुड़ी थीं। लाखों रुपया खर्च कर हमारे मैनेजर साहब ने इन दोनों को इस खूबी से सेब की फांक सा कटवा अलग करवाया। अब देखिए इनका चमत्कार। मुझसे मत पूछिएगा मेहरबानों, कौन पिंकी है कौन मिंकी, क्योंकि फिर वह लड़कियों की तरह शर्माकर अपनी 3 फुटी देह को मोड़ मोड़कर दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। क्योंकि मैं इन दोनों से प्रेम करने की मूर्खता कर बैठा हूं श्रीमान। पिंकी को बुलाता हूं तो मिंकी मेरी बाहों में सिमट आती है और मिंकी को पुकारता हूं तो पिंकी। हम चारों साथ साथ खाती पीती सोती उठती थी, फिर भी मुझे उनके षड्यंत्र की कानों कान खबर नहीं लगी। पागलों से मुत्थु स्वामी ने मुझे पकड़कर ढोल सा पीट दिया। कन्नड़ में न जाने कैसी कैसी गालियां देता वह मुझे बीच बीच में अपनी टूटी फूटी हिंदी के चाबुक मारता, पूछता जाता, बोल साला, कहाँ गया हमारा डॉटर्स। पिटते पिटते मेरी पीठ पर नीले निशान उभर आए, होंठ कट गया, पर उस जालिम को दया नहीं आई। फिर उसने मुझे मेरे कमरे में पटक ताला मार दिया। 2 दिनों तक मैं भूखी प्यासी बेसुध पड़ी रही, वह झांकने भी नहीं आया। तीसरे दिन स्वयं उसी की बड़ी पुत्री के पत्र ने ही उनके पलायन का रहस्य खोल दिया। तीनों बहनों को एक प्रसिद्ध सर्कस कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं समझ भी गई कि वे क्यों मुझे अपने साथ नहीं ले गईं। मेरी प्रतिभा से वे तीनों बेहद जलती थीं। उनकी ईर्ष्या दग्ध चित्त का परिचय मैं एक नहीं अनेक बार पा चुकी थी। फिर छोटे वैद, वह कांपने लगी, उसकी आवाज भर्रा गई। आंखों की पुतलियां ऐसे फैल गईं जैसे एक बार फिर वह दुस्वप्न सी भयावह घटना विमलानंद की उपस्थिति में ही घट रही हो। अपने अश्रु सिक्त कपोल उसने विमलानंद के चेहरे से सटा लिए। उसी रात को मुझे बेटी बेटी कहने वाला वह काला त्रुजंग सा मेरा रक्षक, मेरा भक्षक बन गया। मैं जब सो रही थी तब वह न जाने किस को घड़ी में ताला खोल भीतर चला आया। फिर तुम्हारे बाबूजी काला ढूंगी के कॉर्बट साहब की कहानी सुनाते थे ना,
मिहिल के पेड़ पर मचान लगा दुनाली राइफल को साध कर बैठता था वह साहब। ठीक वही हुआ। बड़े वैद्य कहते थे ना, पेड़ से बंधी उस पड़िया की करुण चीख सुनी नहीं जाती थी वसली। मेरी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। उस बीहड़ जंगल में मैं पड़िया सी ही चीखती रही। 3 महीने तक मैं उसी जेल में बंदनी बनी सिर धुनती रही। दिन भर मेरा मुंह हाथ पैर बांध वह राक्षस मुझे ताले में बंद कर पटक जाता। रात को उसके उग्र प्रणय निवेदन की ज्वाला में झुलसती मैं पागल हो जाती। कभी कभी वह शराब के नशे में चूर होकर आता और एक दिन मैंने उसकी मदालस अवस्था को भांप बंधन मुक्त होते ही उसकी लोमश काली छाती में ऐसी लात मारी कि गोंगियाकर औंधा हो गया। फिर मैं जो भागी हूं छोटे बैत, मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ। मिर्चों से लदी एक ट्रक खड़ी थी, उसी के बोरों के पीछे मैं सिमटकर दुबक गई। रात भर ट्रक चलती और छींकों को प्राणांतक चेष्टा से रोकती मैं घुटनों में सिर छिपा सांस रोक लेती। आधी रात को जिस पहले शहर में ट्रक रुकी वहीं कूदकर मैं उतरी और सामने ही एक जगमगाती कोठी में घुस गई। द्वार बंद थे। मैंने कुंडी खटखटाई तो बड़ी दूर से किसी ने कर्कश आवाज में पूछा, कौन है? मेरा खून जम गया। क्या कहूंगी द्वार खुलने पर? द्वार खुला और फिर वही प्रश्न दोहराकर द्वार खोलने वाली ने अपने हाथ की शिकारी टॉर्च का पूरा उजाला मेरे चेहरे पर डाल दिया। ओह गॉड, कौन है तुम? किधर से आया? मुझे बचा लो मेम साहब, मैं बड़ी दुखियारी हूँ। मैं गिड़गिड़ाकर उस लंब तड़ंगी मैम के पैरों में झुकी और वहीं ढेर हो गई। जब होश आया तो एक सजे साफ कमरे में गुदगुदे बिस्तर पर लेटी थी। मेरे सिरहाने वही मैम बैठी थी। उसे देखते ही अपने विगत 3 महीनों का एक एक दुस्वप्न मुझे बौरा गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। लंबी मैम ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरती वह पुअर डियर कहती रही। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई। इस बीच हम दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर चुकी थी। मेरी शरणदात्री का नाम मिसेस मैकेंजी था, नेली मैकेंजी। कभी पति कालीकट में गरम मसालों का व्यापार करते थे। अब उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं नेली मैकेंजी ने अपना स्वतंत्र व्यापार चला लिया था। अनेक 5 स्टार होटलों में उनके शेयर थे। एक नाच का स्कूल भी था जहां पूर्व और पश्चिम के प्रख्यात नृत्य गुरु नेली की शिष्याओं को नृत्य की शिक्षा देते थे। मेरे स्कूल में बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां नाच सीखने आती हैं। इधर सब बड़े दिन की छुट्टियों में घर गई हैं। आ जाएंगी तो फिर हमारी कोठी गुलजार हो जाएगी। तुम भी मनचाहा नाच सीख सकती हो। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक। उधर एक ईरान की कैबरे नर्तकी को भी मैंने पेशेवर नृत्य सिखाने के लिए रख लिया है। एक रूसी बैलेरीना भी पार्ट टाइम कोचिंग कर रही है। तुम वही नाच सीखना बसंती। एक बार सीख लोगी तो अपने इस चेहरे और लचीली देह के सोने से किसी भी होटल में कैबरे नर्तकी बन एक रात में लाखों कमा लोगी। नेली मैकेंजी की प्यारी प्यारी बच्चियां नाच के साथ साथ पुरुषों को भी तर्जनी पर नाचना सिखाती हैं। यह मुझे 1 महीने बाद पता लगा। छोटे वैद्य, दूर दूर तक उनकी नृत्यांगनाएं होटलों की कैबरे नर्तकी का मुजरा संभालने रजिस्टर्ड पार्सलों से भेजी जाती। मैं समझ गई कि खाई से निकलकर वसंती खंदक में गिरी है। 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि मैं नृत्य कला में पारंगत हो गई। मेरे दक्षिणी नृत्य गुरु ने मुझे अलात चक्र नृत्य, इंद्रजाल नृत्य, चक्र नृत्य, निष्क्रमण नृत्य सब में पटु बना दिया। अब कभी मैं नाचती नाचती नन्हे बिंदु में विलीन हो जाती, कभी निकट आती, कभी आकाश में दिखाई पड़ती। यहाँ तक कि जिस सूची नृत्य को मेरी एंग्लो इंडियन संगनियां नहीं सीख पाई, उसे मैंने उस कौशल से सीख लिया कि नाचती नाचती मैं सचमुच ही सुई के रूप में सिमट जाती। मुंह मांगे मोल मांगकर नेली मैकेंजी मुझे केवल बड़े बड़े होटल ही में नाचने भेजती।
लेकिन मेरे पारिश्रमिक का बृहदांश वह अपने कमीशन के रूप में हड़प लेती है, यह मैं समझ गई। एक दिन मैं बुढ़िया को भी अंगूठा दिखा गई। मेरी प्रतिभा ने अब स्वयं मेरे लिए ऐश्वर्य का सिंह द्वार खोल दिया था। मेरी पंगु टांगों में अब स्वस्थ रक्त संचार मुझे आश्वस्त कर उठा था। इसी से मैंने अपनी बदसूरत बैसाखियों को स्वयं लात मारकर दूर पटक दिया। जितने नए नए शहरों में मैं जाती, उतने ही नए नए नाम रखती चली जाती। कहीं थी मैं सिजलिंग शैबा, कहीं वासव दत्ता, और यहाँ हूँ अग्निशिखा। मेरा समय दिन प्रतिदिन अमूल्य होता चला गया। ट्रेन या टैक्सी से सफर करना मैंने छोड़ दिया। हवाई यात्रा से मुझे कई बार कुवैत तक जाना पड़ा था, कभी बगदाद, कभी दमिश्क। पिछली बार दमिश्क गई तो मेरे प्रशंसकों ने मुझे तराजू पर तौल मेरे वजन के बड़े बड़े गुलाबों से मुझे ढांक दिया था। वह कालीन देख रहे हो, वह मुझे ईरानी प्रशंसकों ने भेंट किया। रूसी प्रशंसकों ने मुझे एक हीरे की अंगूठी भेंट की। ये गार्नेट मुझे एक शेख ने दिए। कहता था, मेरे हरम में चली आओ, हीरों से मढ़ दूंगा। मैंने कहा, माफ करो, हमारे देश की औरतें आटे चून की सौत को भी नहीं सह सकती। ऐसे ही सौतन बैठानी होती तो अपने छोटे बैत के हरम में ही नहीं चली जाती। फिर उसने मद भरे कटाक्ष से विमलानंद को बींध उसकी छाती में सिर छिपा लिया। अब मैं यहाँ अग्निशिखा बनकर नाचती हूँ, हाथ में जलती मशालें लेकर। जब नाचने लगती हूँ छोटे बैत, तो दर्शक सांस लेना भी भूल जाते हैं। कल रात तुम्हें भी ले चलूंगी। दूसरे दिन उठते ही फिर वह अकेली ही कार लेकर निकल गई थी। लौटी तो दोनों हाथ उपहारों से भरे थे। निखालिस चमड़े का चमकता सूटकेस भी था। प्रेमी के लाल कन्नी के थैले के दारिद्र को उसने देख लिया था। इतने सारे उपहार कैसे ले जाएगा उस थैले में? कितने सारे उपहार ले आई थी बसंती। छोटे वैद के लिए टसर का सिला सिलाया कुर्ता पाजामे, उसकी पत्नी के लिए रेशमी साड़ी, पुत्रों के लिए चाबी देकर लड़ने वाली मुर्गों की जोड़ी, रेल, मोटर, स्वेटर। छोटे वैद के लिए दर्जन भर मुलायम रुमाल, नायलॉन के मोजे और नए जूते। जूतों पर दाम की पूर्जी देखी तो विमलानंद का सिर चकरा गया था। उसके मासिक वेतन से भी 10 रुपए अधिक चुकाकर बेकार ही खरीद लाई थी नादान बसंती। हे भगवान, क्या जूते भी इतने महंगे होते होंगे? फिर दिन भर बसंती ने उसे ऐसे यत्न से सजाया था जैसे नौशे को संवार रही हो। रात को जिद कर ही वह उसे फिर अपना नृत्य दिखाने साथ खींच ले गई थी। कैसी तेजी से मोटर चलाने लगी थी छोकरी। कई बार तो विमलानंद ने भय से आंखें ही बंद कर ली थी। कुमाऊं मोटर यूनियन का एक बस ड्राइवर भी ऐसी ही तेजी के लिए कुख्यात था। न जाने कितनी बार गाड़ी लड़ा चुका था। लाइसेंस भी एक बार जब्त हो गया था उस लाल गाजर कैसे बालों वाले ड्राइवर जिंजर का। जब कभी वह बस चलाता तो यात्रा कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, भीरू विमलानंद नैनीताल तक का दुर्गम पथ पैदल ही नाप देता। पर आज तो यह दुसासी प्रेसी उस चालक को भी मात कर रही थी। धीरे धीरे बसंती, धीरे चला। उसने एक बार उसके कंधे पर हाथ धरकर सहमे स्वर में कहा तो अभागी ने उसे चढ़ाने को स्पीड और बढ़ा दी। धक्के से उचक कर विमलानंद लगभग उसकी गोद में ही गिर गया। अभी नहीं, अभी नहीं छोटे बैद। दुष्टा कहाँ से सीख गई थी ऐसी चुहल? राह चलते लोग भी तुम्हारे इस अधैर्य को देखकर हंस रहे हैं। ठीक से संभल कर बैठो। लिफ्ट में पहली बार चढ़ रहे विमलानंद की आंखें सरल शिशु की सी ही चमक से चमक उठी। पद पद पर यह कैसे चमत्कार की महिमा से उसे अभिभूत कर रही थी वसली। फिर वह उसे कोने की मेज पर शायद जानबूझकर ही बिठाकर नाचने चली गई थी। सरल प्रेमी को वह दिल्ली की उस मनचली तामसी भीड़ के घेरे से बचाने के लिए ही वहां बिठा गई थी, जिससे अतिथियों की बुभुक्षित दृष्टि से जब उसका नृत्य देख वासना की भीभत्स लपटें निकलें तो वह देख ना पाए। उस निर्जन कोने में भी उसका मनभावना पाहुना सहम सिकुड़ कर बैठा है, यह वह नहीं जानती थी। कैसी भीड़ थी, कैसा निर्लज्ज पहनावा था स्त्रियों का।
और कैसे संस्कारहीन ठहाके। फिर सहसा बत्ती बुझ गई। काले सूट में कलफ की गई फ्रिलदार पहाड़ी औरतों के से जम्पर सी कड़ी कमीज पर रंगीन तितली का सा फंदा गले में बांधे एक मरकट मुखी अंग्रेज आकर मंच पर खड़ा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह मेरा सौभाग्य है कि अपने होटल की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की इस अलौकिक नृत्यांगना अग्निशिखा से आप सबका परिचय कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं यह अपना परम कर्तव्य समझता हूँ कि आप सबको सावधान कर दूं। अग्निशिखा की सर्वभक्षी लपटों से आप अपनी अपनी रक्षा करें श्रीमान। फिर हंसी की एक मधिर गूंज उस विचित्र संगीत में डूब गई, जैसे पहाड़ के किसी प्राचीन मंदिर में तुरह ढोल दमामे बज रहे हों। तब क्या यह संगीत परिचालना भी बसंती की ही थी? निश्चय ही यह उसी के अद्भुत मस्तिष्क की सूझ थी, नहीं तो कुमाऊं के छोलिया नर्तकों की यह अनोखी दमामे की हुड़क भरी धुन कैसे स्वयं उसके पैरों को ताल देने को बाध्य कर रही थी। जाग जा भूतड़ी झगुले चिथड़ी, अरे भूतनी जाग जाग, तेरी झबली नाचते नाचते चीथड़ा हो गई है। मयूर पंखों का बिजना डुलाते देवता के आह्वान में कांपते थरथराते जागेश्वर के जगरिया ऐसी ही सम्मोहित मुद्रा में तो झूमते थे। अंधकार को चीरती हाथ में ज्वलंत मशाल लिए झूमती बसंती मंच पर खड़ी हो गई। कैसी विचित्र छटा थी। प्राचीन काल की नर्तकियों की ही भांति वसंती के वस्त्र धारण करने का प्रधान लक्ष्य अंग सौष्ठव को उघाड़ना था, ढकना नहीं। ना भी त्रिवलय वक्ष की महिमा को किसी भी परिधान ने म्लान नहीं किया था। किमखाब जैसे दर्शनीय अंशुक की भांजों में कटी के नीचे की सुडौल बनावट किसी मूर्ति पर लिपटे रेशमी थान सी मोहक लग रही थी। कंठ में था स्वर्ण और प्रबाल निर्मित ग्रह वेयक कंठा। तब क्या छोकरी बुबू की यह मोहन माला भी तिड़ी कर लाई थी। पतली कमर में रत्न जड़ित मेखला प्रत्येक पदचाप के साथ छन छन कर बज उठती, और विमलानंद को लगता काव्यों में जो रानियों का अपनी मेखला द्वारा राजाओं को बांधने का चित्रण है वह कपोल कल्पित नहीं हो सकता। अग्निशिखा की लपटों को अपनी मोहन माला के सुवर्ण मनकों में प्रतिबिंबित करती वह किस तीव्रता से घूम रही थी, जैसे आतिशबाजी की फिरकी हो। सहसा संगीत तीव्रतर हुआ और उसी की जैसी अनेक नृत्यांगनाएं मशाल लिए उसे घेर कर नाचने लगीं। सचमुच ही स्तब्ध दर्शक सांस थामे उस अपूर्व नृत्य को देख रहे थे। झिलमिलाती लपटों में चमकती ताम्रवर्णी नर्तकियों के बीच वसूली की तप्त कांचनिभ देहयष्टि सहसा स्थिर होकर खड़ी हो गई। कैसा देखा देखा सा दृश्य लग रहा था। फिर उसे स्वयं ही अतीत की स्मृति उस दृश्य का परिचय दे गई। बहुत पहले एक बार स्याही देवी के पहाड़ में ऐसी ही दावाग्नि देखकर वह भय मिश्रित आश्चर्य से जड़ हो गया था। पहले एक लपट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर धू धू कर एक लंबी अग्नि रेखा पूरे जंगल को कौंधा गई थी। अरे कुछ नहीं यार, उसके मित्र सदानंद ने उसके कंधे पर हाथ धर उसे चौंका दिया था। पितरौलों ने आग की लाइन काटी है। जानबूझकर यह आग लगाते हैं जंगलात के अफसर। आज भी उसे लगा जैसे स्याही देवी का जंगल एक बार फिर उसी दावाग्नि में धधक रहा है, किंतु इस बार वैसी ही दावाग्नि उसके हृदय को भी दग्ध कर रही थी। जी में आ रहा था भागकर नादान वसली को उन लपटों से बाहर खींच लाए और गोद में लिए कहीं दूर निकल जाए। बड़ी देर बाद जब बसंती उसे कार में बिठाकर घर लौट रही थी तो वह मार्ग भर निःशब्द बैठा रहा। बिजली के किसी नंगे तार ने जैसे उसे जोरदार झटका दे उसकी चेतना को ही अवश कर दिया था। उस रात को भी बसंती पहली रात की ही भांति उसके गले में बाहें डाल लिपट गई। छोटे बैग, इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? क्या मेरा नाच पसंद नहीं आया तुम्हें? बसंती, विलंबित मौन को विमलानंद के निष्कपट हृदय के सरल निवेदन ने स्वयं भंग कर दिया। तू ये सब छोड़ वसली, मेरे साथ गांव चल। क्या? बसंती उठकर बैठ गई। बड़ी बड़ी विस्फारित आंखों की कर्ण चुंबी कज्जल रेखा
अभी भी वैसी ही प्रगाढ़ बनी रह गई थी। जोर से हंसकर उसने अपने करपुट में विमलानंद का गंभीर चेहरा थाम लिया। यह क्या सुन रही हूं मैं? मेरे साथ गांव चल। क्या मुझसे दूसरा ब्याह करोगे छोटे बैद? रामदत्त की चीपड़ी सुरसती मुझे झाड़ू लेकर खदेड़ देगी। नहीं, उस सरल गंभीर चेहरे पर परिहास की क्षीण रेखा भी नहीं उभरी। तू उसे नहीं जानती। मैं उससे कहूंगा, मैं वसंती के बिना जी नहीं सकता सुरसती। तू इसे अपनी सौत मानकर नहीं, छोटी बहन मानकर स्वीकार कर, तो उसे कभी आपत्ति नहीं होगी। हमारे पहाड़ में कितने ही बड़े बड़े आदमियों की 2 पत्नियां हैं। वसंती इस बार हो कर हंस पड़ी। हाय रे मेरे गोबर गणेश, संसार की कौन सी स्त्री आज तक सौत को छोटी बहन मानकर स्वीकार कर सकी है? सगी बहन भी अगर सौत बन जाए तो भी वह फिर सगी बहन के रूप में नहीं स्वीकार की जाती भोलेनाथ। एक यही ऐसा रिश्ता है छोटे बैत, जिसमें हिस्सा बांट नहीं चलता, समझे? मैं जानता हूं तू क्यों नहीं आना चाहती। विमलानंद का पराजित कंठ स्वर रुआंसा हो गया। जिस गांव में अभी भी लोटा लेकर दिशा जंगल जाना पड़ता है, वहां भला तू ऐसी राजरानी बनकर कैसे रह सकती है? पर इस पाप कुंड में तू एक दिन स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगी वसली। क्या तुझे परलोक की चिंता भी नहीं है? नहीं। वसंती का स्वर किसी सिर चढ़ी जिद्दी अबोध बालिका की भांति दृढ़ता से गूंज उठा। परलोक की चिंता में अपना इहलोक भी बिगड़े, ऐसी मूर्ख नहीं है वसंती। तुम ही बताओ, परलोक की चिंता करते करते तुम्हें इस लोक में कौन सा सुख मिला है? आओ छोटे बैत, आज हमारी आखिरी रात है, कल तुम चले जाओगे। अब अपना यह गरुण पुराण मत खोलो। यह रात क्या विधाता ने परलोक चिंतन के लिए बनाई है? आओ। उस मधुर आह्वान में डूबा विमलानंद फिर असहाय तिनके सा बहकर बड़ी दूर निकल गया था। आधी रात को एक बार नींद टूटी तो पास में सोई गहन निद्रा मग्न सहचरी के शांत निरुद्वेग चेहरे को देखते ही आंखें छलछला उठी। बड़ी ममता से उसे खींचकर उसने छाती से चिपटा लिया। ललाट पर मत्त प्रणयी के होठों के तप्त स्पर्श से एक पल को वह जगी, फिर नींद में ही छोटे बैत बड़बड़ाती अलस बिल्ली सी उसकी छाती में सिमट गई। नित्य के अभ्यास से विमलानंद की आंखें सूर्य का प्रथम स्पर्श पाते ही खुल गईं। क्लांत अग्निशिखा बेखबर सो रही थी। रेशमी चादर से उसके उघड़े तन को ढककर वह बरामदे में चला आया और बड़ी देर तक झूलने वाली कुर्सी में झूलता रहा। न जाने कब वह उठकर आई और दूसरी कुर्सी खींच उसके पास बैठ गई। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों उठ गए छोटे वैद? क्या आज सचमुच जा रहे हो? हाँ, छुट्टी नहीं है वसंती। फिर इधर नंदन की माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, कल रात तो बेचारी नंदन की माँ की तबीयत की ऐसी चिंता नहीं सता रही थी तुम्हें? क्यों? दुष्टता से हंसकर उसने कुर्सी पर धरे गौर कर पृष्ठ पर तीखी चुटकी काटी। ओह, क्या बचपना कर रही है वसली? देख, मांस उभर आया। बाप रे बाप, नाखून है या गोरखाली खोखरी? मैं पत्थर का बना हूं क्या? वही तो देख रही थी। बड़ी खुशी हुई छोटे बैर, कम से कम विश्वास तो हो गया कि पत्थर के नहीं बने हो। बस से जाओगे या ट्रेन से? वैसा ही इंतजाम करवा दूं। मैं खुद कर लूंगा। विमलानंद का स्वर एक बार फिर अभिमान की प्रत्यंचा में चढ़ गया। देखो छोटे वैद, जाने से पहले एक काम करते जाओ। वह पतली सी सड़क देख रहे हो जो मेरे घर तक आती है? अभी कच्ची है, पक्की बनवा रही हूँ। महीने भर में तैयार हो जाएगी। अगली बार आओगे तो यहीं तक अपनी मोटर में लाऊंगी तुम्हें। बड़ी इच्छा है पक्की बनते ही एक संगमरमर की सफ़ेद पट्टी में इसका अच्छा सा नाम लिखकर लगा दूं। तुम ही को यह नाम रखना है। एक अच्छा सा नाम बता जाओगे इसके लिए? नाम? उसकी गूढ़ हंसी में जैसे दबी सिसकी बिफर गई। मैं क्या नाम रखूं वसली? इसका नाम तो विधाता ही ने रखा है। क्या? आश्चर्य मिश्रित झल्लाहट से वसंती का स्वर तीखा हो गया, जैसे वह मन ही मन जान गई थी
कि उसका नृत्य देखकर रूठे उस दंभी अतिथि का प्रतिशोध किसी घातक व्यंग्योक्ति का प्रहार कर उसे निष्प्राण कर देगा। रथ्या, रथ्या कहते हैं ऐसी सड़क को। वह हंसकर उठ गया। मतलब यह है वसंती, वेश्याओं के मोहल्ले तक जाने वाली पतली सड़क को रथ्या ही कहते हैं। वसंती का चेहरा जिस तेजी से तमतमाया, उसी तेजी से एकदम निस्तेज होकर रक्तहीन हो उठा। तेजी से उठकर वह भीतर चली गई। खिसियाया सा विमलानंद उसके पीछे पीछे चला आया, पर वह एक शब्द भी नहीं बोली। उसके आतिथ्य की सरस रसधार जैसे उसी क्षण उसके छोटे वैद्य के अग्निबाण ने सोख ली थी। न फिर उसने विमलानंद से खाने के लिए पूछा, न स्वयं खाया। वह दीवान खाने में मूर्ख सा बैठा रहा। उधर माननी कमरे में चिटकनी चढ़ाकर बैठ गई। संध्या होने पर ही वह बाहर निकली तो विमलानंद उसी मुद्रा में बैठा था। उसकी ओर देखे बिना ही वह फिर तैयार होने लगी थी। विमलानंद ने हंसकर उसे मनाने की चेष्टा भी की। क्या आज भी नाचने जा रही हो अग्निशिखा? पर उसने कुछ नहीं कहा। तमतमाए चेहरे पर प्रलेप करती वह अपनी प्रत्यंचा सी भ्रकुटियां ही संवारती रही। मैंने कहा, आज मत जा वसु, कल सुबह की बस से तो मैं लौट जाऊंगा, न जाने फिर कब मिलेंगे। वहां जाना क्या इतना जरूरी है? जी हाँ। इस बार उसका स्वर पैनी छुरी सा तीखा था। न जाऊं तो खाऊं क्या? तुम खिलाओगे मुझे? हाँ, तू चल तो सही वसंती, गायत्री की सौं। मैंने तेरा अंगूठा पकड़ तुझे जिंदगी भर ना खिलाया तो मुझे 10 जूते मारना। तू इस ऐश्वर्य के मिथ्या मोह को त्याग दे वसुली। छिपकर जूठन खाना सहज है छोटे वैद्य। भाई बिरादरी के सामने जूठी पत्तल में खा पाओगे? बोलो। उत्तेजित वसंती का प्रश्न उसके कंठ में पड़ी गार्नेट की माला को तीव्र गति से उठा गिरा रहा था। पाप पुण्य की चिंता मुझे अब नहीं है छोटे वैद्य। वह फिर स्वयं ही शांत होकर कहने लगी, मैं बड़े सुख से हूं और इसी सुख में रहना चाहती हूं। तुम्हें मेरा अंगूठा पकड़ने की बात बड़ी देर में सूझी छोटे वैद्य। अब तुम्हारा हमारा रास्ता अलग अलग है। विमलानंद ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका उत्तर उसे मिल चुका था। तब क्या वह उसके लिए क्षणिक चटोरी क्षुधा बुझाने का साधन मात्र था? और इसी छोकरी के लिए वह क्षण भर पूर्व धरती सी सहिष्णु पत्नी और अबोध पुत्रों की निरीह गर्दनों पर स्वयं छुरी रखने को तत्पर था। पितरों के पूर्वकृत पुण्य ही शायद उसे उस अंधे कुएं में गिरने से बचा गए थे। तैयार होकर वह जाने लगी तो स्वयं ही ठिठक कर खड़ी हो गई। तुम मेरे लिए खाने को मत रुकना, मुझे लौटने में शायद कुछ देर होगी। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर रख गई हूं। मेवे हैं, फल हैं, फ्रिज में दूध है। वह चली गई तो विमलानंद ने बत्ती भी नहीं जलाई। क्या यह वही वसंती थी? यह जानकर भी कि वह दिन भर भूखा प्यासा बैठा रहा है, उल्टा सीधा खाना मेज पर पटक कर वह चली गई थी। पिछले ही इतवार की तो बात है। पेट में हल्का सा दर्द था, इसी से उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और सुरसती बौरा सी गई थी। कभी काली मिर्च डली चाय बना लाई थी, कभी आग में भुने मुनक्के। खुद भी दिन भर बिना कुछ खाए पिए वह पति के पीछे छाया सी डोलती रही थी। पतिव्रता पत्नी से वह कितनी बड़ी प्रवंचना कर गया था। सहसा वसंती का दिया एक एक उपहार उसे डंक सा दे उठा। जेब में लगा नया फाउंटेन पेन, टसर का कुर्ता पाजामा, पैरों में कीमती जूते, नायलॉन के मोजे, सब कुछ उसने यत्न से तहाकर मेज पर धर दिए। उपहारों से भरे सूटकेस का तो उसने स्पर्श भी नहीं किया था। पत्नी की साड़ी की लाल कन्नी के थैले से उसने अपने फटे मोजे निकालकर पहने। फटी एड़ियों पर बड़ी ममता से हाथ फेरा। पर्दे के पीछे से धूल भरे चमरौधे निकालकर पहने। द्वार पर ताला लगा चाबी दरार से भीतर सरका दी। उसकी दूसरी चाबी गृहस्वामिनी अपने बटुए में रखती है, यह वह जानता था। अंतिम सीढ़ी से नीचे कदम रखा तो ताजी हवा के झोंके ने उसके बिखरे बालों का स्पर्श किया। धूल भरी पतली सड़क पर वह अपनी लंबी टांगों के तेज कदम रखता चलने लगा।
बीच बीच में रोड़े कंकड़ों पर उसके नए फूहड़ हाफ सोल फिर वही विचित्र ध्वनि कर उठे, भटाम भटाम। पहाड़ी कांकड़ मृग जैसे स्वयं ही अपनी पदचाप से चौंक कर इधर उधर देखने लगता है, ऐसे ही उसने भी चौंक कर एकाध बार इधर उधर देखा। फिर हाथ के थैले को कसकर पकड़े वह धूल भरी रथ्या को अपने चमरौधों की कड़ी कड़क से रौंदता तीर सा निकल गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।